नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैथमेटिका की यूट्यूब चैनल पर। हम लगातार इधर पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप तक वीडियोस पहुंचा रहे हैं। संभावित तिथियां जून में भी दिखाई जा रही हैं। आगे चलकर क्या होंगी हमें नहीं मालूम। इसका बस एक ही विकल्प है कि हम पढ़ाई करते रहें और खुद को इतना प्रिपेयर रखें कि जब भी एग्जाम हो हम उस एग्जाम को दे सकें। कुछ और मित्रों को भी बता दिया जाए कि IERT का भी फॉर्म और सिलेबस वही होता है, यानी कि जो पॉलिटेक्निक है इसी को अगर हम इलाहाबाद से करना चाहें तो वहां IERT के नाम से फॉर्म डाला जाता है और ये केंद्र से शासित यूनिवर्सिटी होती है। तो आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं कि अगर किसी बच्चे ने IERT का फॉर्म ना डाला हो तो वो भी डाल दे। सेम सिलेबस, सेम पैटर्न, सेम सब कुछ, तो इसलिए आपको अलग से कोई तैयारी नहीं करनी है, तो थोड़ा ध्यान दें। और अब हम आगे चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। हम लोग पिछले कुछ क्लासेस से त्रिकोणमिति की प्रस्तावना पढ़ चुके हैं। त्रिकोणमिति सरसमीका पर 2 वीडियोस पढ़ चुके हैं, भाग 1, भाग 2। अब हम चूंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे, साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, इसके अलावा सेक, कोसेक, कॉट के लोगों से क्या संबंध है। इसके अलावा हमने आगे सीख लिया कि सरसमीकाएं क्या होती हैं। 3 सरसमीकाओं पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी लगा लिए हैं। तो अब समय है कि जब हम बेसिक जान चुके हों तो यहीं पर तुरंत एक चैप्टर है ऊंचाई और दूरी, जो हर प्रवेश परीक्षा में लगभग एक सवाल हमारा पूछा ही जाता है। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हेडिंग हो जाती है, जिसको हम लोग यहाँ प्रारंभ कर ले रहे हैं। इसके बाद फिर हम त्रिकोणमिति के अलग कोणों पर, C&D के सूत्र पर, sin 3a, cos 3a, tan 3a, tan 2a, sin 2a, cos 2a पर वीडियो अपलोड करेंगे। तो चलिए मित्रों, बिना समय गंवाए हुए शुरुआत करते हैं अपनी आज की टॉपिक, जिसका नाम है ऊंचाई तथा दूरी। अब देखिए, जब मैं ये ऊंचाई तथा दूरी बोलता हूं तो मेरे अपने खुद के दिमाग में 2 बातें आ जाती हैं। एक तो साइन थीटा और दूसरा टेन थीटा। आप जानते हैं कि जब हम कोई त्रिभुज बना लेते हैं समकोणीय, और उसमें कोण हमारा मान लें, अगर ये वाला एंगल हम थोड़ी देर के लिए थीटा नाम दे इसको, A, B और C, तो इसके सामने पड़ता आपका लंब, ठीक है। ये हमारा हो जाता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और ये तीसरी शेष भुजा क्या हो जाती है आपकी आधार। और आगे आप पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में त्रिकोणमिति प्रस्तावना में कि कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं, क्योंकि लंब और आधार के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं इसका नामकरण थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक बिल्डिंग ऐसे बना दूं तो इस लंब का नाम आपका क्या हो जाएगा, जवाब है सर ये ऊंचाई हो जाएगी। और अगर यहाँ पर किसी आदमी को खड़ा कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ से इस मकान की ये दूरी हो जाएगी। तो जो आधार है वो हमारे लिए दूरी है और जो लंब है वो हमारे लिए ऊंचाई है। अब अगर मैं ऊंचाई और दूरी के बीच में संबंध की बात करूं, यानी कि लंब और आधार के, तो सबसे ज्यादा सॉलिड चीज हमारे लिए टेन थीटा है, जिसका फॉर्मूला आपका होता है लंब बटा आधार, ठीक है। ये हम ले लेते हैं लंब बटा आधार। कभी कभी एक आप क्वेश्चंस में कहीं हम कह सकते हैं 100 क्वेश्चन हमने लगाए तो कहीं वहां पर 2 से 3 क्वेश्चन में कभी कभी साइन की जरूरत आ जाती है, नहीं तो ना के बराबर है कॉस या साइन का उपयोग। साइन का आपको अच्छे से फॉर्मूला पता है, लंब बटा कर्ण। अभी आप यहाँ पर लंब बटा कर्ण तो कह सकते हैं, लेकिन अपनी समझ के लिए आप समझ सकते हैं इसका मतलब यहाँ पर है ऊंचाई से ऊंचाई बटा कर्ण, ठीक है। तो ये 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। साइन और टेन। 99% मामलों में टेन थीटा को दिमाग में रखकर चलना है, ठीक है। जितने भी आपको सवाल मिले, सलाह नंबर 1, जितने भी आपको सवाल मिले उसमें जितने भी समकोणी यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हो, उन सभी पर आप टेन का प्रयोग करें। उन संबंधों के द्वारा ऊंचाई और दूरी बड़े ही आराम से निकल जाएगी। ये पहली चीज हो गई जो आपको दिमाग में रखना है। दूसरा, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझे समझाने हैं। आइए देखते हैं। अगर मैं मान लूं एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है, हवा में एक पतंग उड़ रहा है, या उससे भी बड़ा मैं मान लेता हूँ, एक बड़ा वाला बैलून है, गैसियस वाला बैलून है जो हवा में उड़ रहा है इस तरीके से, ठीक है। और एक आदमी है ग्राउंड में खड़ा हुआ उसको देख रहा है। मैंने कहा कि गुब्बारा उसकी आंखों पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। क्यों गुब्बारा बना? तो आप गुब्बारे का निचली सिरा, गुब्बारे का ऊपरी सिरा इस तरीके से यहाँ से जोड़ दे। मान लो गुब्बारा यहाँ तक है, तो ये जो एंगल है ये हमारे कौन सा कोण एंगल कहलाएगा? आंतरिक कोण कहलाएगा, ठीक है। इसको हम लोग आंतरिक कोण कहेंगे, ठीक है। किसी भी वस्तु द्वारा व्यक्ति की आंखों पर बनाया जाने वाला कोण। अब यही वस्तु अगर एक मूर्ति होती, या मैं
मूर्ति कह लेता हूँ, स्पेशली मान लीजिए एक मूर्ति है इस तरीके से जो यहाँ पर कहीं खड़ी है और मैं यहाँ पर हूँ और मैंने कहा सर इस मूर्ति ने थीटा बनाया, तो आप इसको एक नीचे से जोड़ेंगे, ऊपर से जोड़ देंगे। अब यहाँ पर जब आपकी आंखें देख रही थी तो ऊपर की तरफ देख रही थी, अब ये कोण आपका नया नाम रख दिया जाएगा उन्नयन कोण, यानी कि आंतरिक कोण किसमें बदल गया, उन्नयन में। कब? जब आप यहाँ मान लेते हैं मैं लेटा लेटा ही अपने आपको लिटा ही लेता हूँ, लेटे लेटे इसको देख रहा हूँ इस मूर्ति को, तो मूर्ति का निचली सिरा मूर्ति का ऊपरी सिरा जोड़ देंगे, तब पता चलेगा मूर्ति कितने का कोण बनाई। लेकिन इस दौरान हमारी आंख किधर होगी, ऊपर की तरफ। जैसे मेरे ऊपर से देखिए लाइट आ रहा है, अगर मुझे इस लाइट को देखना तो आंख किधर होगी मेरी, ऊपर की तरफ मुंह उठाएंगे, तो ये जो हमारा सिर उठा इसको जब हम क्षैतिज से नापेंगे अपने इस क्षैतिज से, तो ये हमारा एंगल जो बनेगा वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहलाएगा, सॉरी एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम किसी बहुत ही ऊंचे तल पर चले जाएं, ऊंचाई पर चले जाएं, 2-3 तल्ले की बिल्डिंग पर या 10 तल्ले की बिल्डिंग पर बैठ जाएं और ये सड़क से ऐसे जुड़ा हुआ संलग्न एक तल्ला हो, जिसके सामने से कहीं से एक कार वार आ रही हो भैया, ठीक है, और आप उस कार को छत पर से देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब आप इसको ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो क्या पाएंगे कि आपका जो एंगल है वो यानी कि क्षैतिज से वो एंगल अगर थीटा बना रहा हो तो यह आपका अवनमन कोण कहलाएगा। क्षैतिज से यह जो लाइन कोण बना रही है हमारा क्या कहलाएगा, अवनमन कोण। ठीक है, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब चूंकि मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट दे तो ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो उस सिद्धांत पर भी देख लें या फिर जेड देख लीजिए, जेड का कॉन्सेप्ट, अगर दो समांतर रेखाओं को हम बनाते हैं इस तरीके से, जैसे इस एग्जांपल में भी ऐसा चल जाएगा, आप अगर इस चीज को ऐसे इंक्रीज कर दें और जेड पर केवल ध्यान दें, ये देखिए मैं जेड बना रहा हूं, तो इस स्थिति में कोने के कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो अगर ये थीटा है तो फिर जेड बनने के नाते ये कोण भी क्या होगा, थीटा। इसलिए हम अवनमन कोण के नाम पर ऊपर वाले कोण के बजाय नीचे वाले इस कोण का उपयोग करते हैं मित्रों। तो ये पहले समझ में आ जाना चाहिए तीनों कोणों में अंतर। आंतरिक कोण का मतलब होता है किसी वस्तु द्वारा टोटल बनाया जाने वाला कोण। ठीक है, और अच्छे से मैं थोड़ा सा इसको क्लियरिफाई करूं। जैसे किसी ने मुझे एक चौतरा दिया, ठीक है, मैं मान लेता हूं मैं चौराहे पर गया किसी, और उस चौराहे पर एक चौतरा बना था, उस चौतरे पर एक मूर्ति रख दी गई थी। ठीक है, अब उस मूर्ति को मैंने देखा, मैंने कहा मूर्ति मेरी आंखों पर 30 का कोण बनाती है। क्यों मूर्ति, मतलब मूर्ति का पैर मूर्ति का सिर जोड़ने 30, और मैंने कहा कि चौतरा से, यानी कि मैंने नॉर्मली बोला कि ये पूरी मूर्ति नीचे से लेकर ऊपर तक ये टोटल कोण बनाती है 45, तो ये टोटल एंगल मैंने क्या लिख दिया, 45। तो मूर्ति द्वारा जो कोण बना ये वाला केवल इतना पोर्शन, ये हमारा क्या कहलाएगा, मूर्ति का आंतरिक कोण। और जबकि यह जब ले लेंगे हम जमीन से क्षैतिज से, तो मूर्ति का क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। ये दोनों में अंतर खूब अच्छे से समझ लें। ये कई बार हमको उन सवालों में कंफ्यूज करता है जिसमें दिया रहता है एक मंदिर है, मंदिर का कोण फला है, उस पर लगा हुआ झंडा फला कोण बना रहा है, तो वहां पर हमसे समाधान पूछा जाता है, वहां ये शब्द बड़ा कंफ्यूज करता है। तीसरी चीज आइए समझते हैं इसमें, और बेहद बेहद इंपॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं इसमें। एक बिल्डिंग है, यहां पर एक आदमी है, उसने यहां से ऊपर देखा, उसने पाया इस समय एंगल जो बन रहा था, मान लीजिए इस समय उसने पाया 30 डिग्री। अब वो यहां पर आ गया, फिर उसने चलना शुरू किया इस आदमी ने, फिर वो यहां आ गया, फिर इसने यहां से एंगल लिया, और फिर थोड़ी देर बाद वो और आगे बढ़ा, यहां पर आ गया, फिर उसने वहां का एलिवेशन ले लिया ऊपर का ऐसे जोड़कर। ठीक है, आप क्या देख रहे हैं, क्या ये मुंह जो आप देख रहे हैं एंगल वाला वो बढ़ रहा है या घट रहा है, आप अंतर ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ का मुंह छोटा है और यहाँ से जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं कोण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि हम इस वस्तु के या इस तल के जितना पास जाएंगे उतना ही हमारा कोण क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो वस्तु के पास जाने से हमारा उन्नयन कोण क्या होता है, बढ़ जाता है, उन्नयन कोण बढ़ जाता है। ठीक है, और वस्तु से इधर जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, इंक्रीजेस। और अगर इससे दूर जाएंगे, वस्तु से दूर की तरफ जाएंगे, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा।
बस मित्रों इतनी चीज आपको पता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दोहरा रहा हूं क्या क्या हमको यहाँ पर चाहिए। पहले तो ये कोण का भी कॉन्सेप्ट समझ ले कि ये 3-4 कोण जो है वो आपको याद होने चाहिए। जैसे 30 डिग्री पर tan का मान होता है 1/√3, 45 डिग्री पर आपका tan का मान होता है केवल 1 और 60 डिग्री पर आपके tan का मान होता है √3। ये पहली बात याद कर लीजिए। दूसरी चीज आप याद कर लीजिए tan थीटा का मान होता है आपका लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार, या आप अभी कह सकते हैं ऊंचाई बटा आधार, ठीक है। इसके अलावा आपको कभी कभी साइन थीटा की भी जरूरत पड़ेगी, जिसे आप कहते हैं लंब बटा कर्ण, ठीक है, जिसको आप और भी अच्छे से समझ सकते हैं ऊंचाई बटा कर्ण, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी वस्तु की तरफ बढ़ने पर, आगे जाने पर कोण बढ़ता है, ये डायग्राम में बहुत मदद करता है मित्रों। उससे दूर होने पर हमारा कोण क्या होता है, घटता है, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, ये तीसरी चीज होगी, ठीक है। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई, तो उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा। चौथी इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई कि आपने जब सवाल लगाया होगा तो आपको जरूर जनरली लॉन्ग क्वेश्चंस में 2 सिचुएशन देगा, कहेगा यहाँ से कोण फला है तो यहाँ से कोण फला है। तो अगर आप अंडरलाइन करेंगे तो 2 ट्रायंगल आपको दिखेंगे, एक ये बड़ा सा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, एक छोटा सा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल। इन दोनों पर अगर आप रूल लगा देंगे अपना टाइम का तो आपको 2 समीकरण मिल जाएंगे। इन्हीं समीकरणों को सॉल्व करने से हमारे ऊंचाई और दूरी के प्रश्न बहुत ही ज्यादा सहजता के साथ सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपके दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट जबरदस्त तरीके से बैठ गया होगा। अब हम इसके सवाल लगाना शुरू करते हैं, और पहला सवाल शुरू करने से भी पहले एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। हमारे पॉलिटेक्निक में एक बेसिक चीज पर सवाल आता है, ठीक है, वो सबको पता होगा, छाया से संबंधित सवाल, उसको भी थोड़ा अंडरलाइन कर लें। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर सूरज यहाँ पर है तो छाया इस बिल्डिंग की बड़ी बनेगी, यहाँ है तब ज्यादा बड़ी बनेगी, या यहाँ है तो ज्यादा बनेगी। तो इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है मित्रों, आप इस तरीके से एक लाइट खींच दीजिए इसके सिर से होते हुए यहाँ तक, तो ये जहां पर जाकर टच करेगा उतना लंबा छाया बन जाता है उस वस्तु का, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं ये वाला उठाकर देखूंगा तो ये लाइट यहाँ तक पहुंचेगी, यानी कि ये इस स्थिति में यहाँ तक बन जाएगा इसकी छाया। और अगर मैंने ये वाला उठाकर पटक दिया तो देखिए बहुत ही छोटी छाया हो जाएगी। आप जानते हैं अगर 12 बज जाएगा तो सिर पर सूरज आ जाएगा और इस स्थिति में छाया आपकी बिल्कुल विलुप्त हो जाएगी, गायब। ऐसा क्यों है? क्योंकि छाया उस भाग में बनती है जिस भाग में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। हमारा इस तरफ सूर्य है तो इधर भी पूरे वायुमंडल में प्रकाश इसका पहुंच रहा है, उधर भी पहुंच रहा है। इस बिल्डिंग के नाते कुछ भाग उसका जिसमें सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पा रही, इसी भाग में छाया बनता है। यानी कि अगर मैं यहाँ से डायग्राम की बात करूं तो ये कोण कम होगा, ये कोण अधिक होगा। यानी कि छाया बड़ी तब मिलती है जब कोण क्या होता है, हमारा कम होता है, ठीक है। ये डायग्राम में बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत हम यहीं से करते हैं। आइए देखते हैं सवाल से रिलेटेड शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हर चीजों को लिखा कर तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सुनेंगे आप तो अच्छा रहेगा। सुनिए क्वेश्चन। किसी समय किसी मकान की छाया, किसी समय किसी मकान की छाया, हमने एक मकान बना लिया, ठीक है। अब उसका शैडो लेंगे, छाया लेंगे। चलिए हमने सूर्य भी बना लिया, इसकी छाया ले ली, ऐसे छाया बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसका शैडो हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखा किसी समय किसी मकान की छाया अपने ऊंचाई के बराबर पाई गई, यानी कि ये अगर हाइट h का है तो ये जो लंबाई l छाया की है, ये लंबाई भी इसके बराबर है इसके ऊंचाई की। इसे देखो पूछा गया पॉलिटेक्निक में एक बार और भी, उसका टून ये था कि एक आदमी हाथ में डंडा लिया हुआ है और उस समय सूर्य की रोशनी में जब उसको देखा जा रहा है तो उसका जो छाया बन रहा है वो भी इसी डंडे की लंबाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। ये सेम क्वेश्चन दोनों एक ही। अगर आप डायग्राम मिलाएंगे तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये डंडा बोल दिया, यहाँ पर एक बिल्डिंग बोल दिया, ये अंतर, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है ये थीटा क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम होगी, मैंने तुरंत ही आपको भी समझाया है कि हमारे लिए सबसे कॉमन है tan, क्योंकि इसमें लंबाई भी है यानी कि ऊंचाई भी है और इसमें दूरी भी है। तो बोले जरा tan थीटा क्या हो जाएगा मित्रों? जवाब होगा सर लंब बटा आधार, यानी कि h बटा h एक दूसरे को काट देगा। और इधर देखिए tan 1 आ रहा, उधर देखिए टेबल tan 1 आने का मतलब एंगल कितना हो जाएगा 45, यानी कि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री के बराबर रहा होगा? 45 डिग्री के बराबर रहा होगा। तो आई होप ये पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आया हुआ ही है पॉलिटिकल
टेक्निक में आपको बड़े ही इजीली तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए जरा, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। एक खंबे की परछाई की लंबाई 60 मीटर अधिक पाई जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री की अपेक्षा 30 डिग्री हो जाता है। चलिए जरा ध्यान से सुनिए, खंबे की ऊंचाई मीटर में क्या होगी, फिर से सुनिएगा। एक खंबे के परछाई लंबाई, चलिए एक खंबा मैंने बनाया, एंगल यहां पर ले लिया 45 डिग्री मान लेते हैं, इस समय कहां छाया बनेगी, इस तरीके से बन जाएगी। मान लेते हैं हाइट हमारी कितनी है, h है, अभी लेंथ कितना मान लिया, एंगल कितना दिया है 45 डिग्री। अब इसने क्या कहा कि जब हमारा एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये सूरज थोड़ा नीचे चला जाएगा। चलिए सूर्य भगवान को थोड़ा नीचे कर लीजिए। अब अगर आप यहाँ से लाइन खींचेंगे तो ये देखिएगा, आप जब इसको लाइन खींचेंगे तो ये कहीं जाकर यहाँ आपको टचअप करेगा, तो आपको जो शेडो मिलेगा वो काफी लंबा मिलने वाला है। इतना लंबा आपको शेडो जमीन पर प्राप्त होगा और ये लंबाई 60 मीटर अधिक होगी। सेंस समझिएगा, यहां से यहां तक की लेंथ आपने L मानी है, ये लेंथ और ज्यादा होगा, पहले से 60 ज्यादा, यानी कि L तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें 60 और आपका जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो यानी कि L + 60 प्राप्त होगा। ठीक है, खंबे की ऊंचाई मीटर में क्या होगी। अब आइए सवाल को लगाया जाए। मैंने जो समझाया है फिर से सुन लीजिएगा। किसी भी त्रिभुज में जितने भी समकोणी त्रिभुज हो उन पर जनरली tan के नियम लगाएं, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए मेरे साथ साथ ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ नाम दे दिया A, B और C। सबसे पहले त्रिभुज ABC। इस त्रिभुज में अगर आपसे मैं पूछूं कि tan 45 डिग्री के लिए आप क्या लिखने वाले हैं, तो जवाब होगा सर लंब बटा आधार, यानी कि h/l। अब यहाँ देखिए tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, h/l हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे h बराबर l आ जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 1। आगे बढ़ते हैं अगले त्रिभुज की तरफ। A, B, C के बाद यहाँ नाम क्या लगा दिया D। अब यहाँ देखिएगा एक त्रिभुज और समकोणी हमारा बन रहा बड़ा वाला, मित्रों बड़ा वाला त्रिभुज, नाम क्या होगा DBC। त्रिभुज DBC में अब एंगल कितने डिग्री का बन रहा है मित्रों, यहाँ पर लिखा हुआ कि सर अब एंगल कितने डिग्री का हो जा रहा है 30 डिग्री का। क्वेश्चन आई तो ठीक 30 डिग्री का हो जा रहा है। तो tan 30 बराबर क्या लिख दिया जाएगा, फिर से देखिएगा, ये बीच की लाइन थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, केवल 30 डिग्री वाला आप अपना डायग्राम देखिए, समझ में आपको आ जाएगा। ये पूरा लंब होगा, ये पूरा का पूरा आपका आधार होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा h/60 + l। tan 30 का मान 1/√3, आगे h हो गया 60 हो गया। और इधर देखिए मुझे क्वेश्चन में पूछा है कि इस बिल्डिंग की ऊंचाई क्या होगी, तो इस L को भी मैं क्या करूं यहां से हटा लूं, और इसमें मदद कौन करेगा, हमारा इक्वेशन नंबर 1। L कहता है कि सर, इक्वेशन नंबर 1 कहता है कि L की वैल्यू h के बराबर है, तो हम यहाँ पर h लगा देंगे और क्रॉस गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 60 + h बराबर √3h। इसको उधर तरफ ले जाएं तो 60 बराबर h कॉमन √3 - 1, तो फिर यहाँ पर h बराबर 60 बटा √3 - 1। अब इस दिए गए सवाल का आंसर अगर हम ऑब्जेक्टिव में मिलाना चाहेंगे, जो कि वहां 4 ऑप्शन दिया होगा, उसमें हमें ये उत्तर प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए मित्रों क्योंकि नीचे अंडर है, अंडर के साथ माइनस में कुछ लिखा हुआ है, इस तरीके की चीजों का हमें क्या करना पड़ता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं परमेयीकरण, तो हम इसका परमेयीकरण कर देंगे। √3 + 1 नीचे √3 + 1, रिजल्ट आएगा 60 √3 + 1, नीचे a - b, a + b क्या हो जाएगा a² - b², जो 3 में से 1 गया 2 और 2 को इससे काटेंगे तो 2 तिहाई 6, ठीक है, यानी कि 30 आ जाएगा। तो आंसर हुआ 30 √3 + 1 मीटर, ये हो गया बिल्डिंग की ऊंचाई। एक बात और भी है, अगर ये आंसर भी ना मिले तो भी मेरे पास विकल्प है, √3 की वैल्यू 1.73 धन 1, अब ये हो गया 30 × 2.73, और अच्छे से गुणा कर लेंगे, 0 3 × 3 = 9, 3 × 7 = 21, 3 × 2 = 6, 6 और 2 8, 2 पर दशमलव, आंसर है 81.90 मीटर। इस बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है, ठीक है, इस बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है, तो मित्रों आंसर है 81.90 मीटर, वो भी ठीक है। 30 √3 + 1 मीटर, ये भी ठीक है। ठीक है, अगले सवाल में बढ़ने से पहले मैं एक बार थोड़ी सी कैमरे की सेटिंग चेक कर लूं, ताकि कहीं आपके वीडियोस में कोई प्रॉब्लम ना आए।
आई होप कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मैं कुछ चीजें साइड में लिख देता हूँ जो आपको दिखने में परेशानी होती है। ठीक है, आई होप ठीक है, सब कुछ हिसाब किताब आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करते रहिए, मैं जहां तक भी संभव हो सकेगा आपकी मदद करूंगा। क्वेश्चंस कम पढ़ेंगे और बढ़ा देंगे, वैसे मेरे हिसाब से हद से ज्यादा मैं सवाल लगवा दूंगा आपको, फिर और कोई बुक बहुत ज्यादा रिकमेंड करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। प्रैक्टिस करते रहे, घर पर जो भी बुकें आप रखे हो, चाहे वो अरिहंत की बुक हो, चाहे वो आपने भारत भारती के लिए रखी हो, चाहे इस समय अग्रवाल जी का आया हुआ है वो किताब रखी हो, प्रैक्टिस करते रहे। सभी में क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड, एक टावर 50 मीटर ऊंचा है, ठीक है, एक टावर है, उसकी हाइट दे रखा है 50 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये भी चलिए अच्छी बात है। सूर्य का उन्नयन कोण हमको दे रखा है कितनी डिग्री है इस समय, 30 डिग्री है। उन्नयन का तो ऊपर की तरफ 30 डिग्री है हमारा उन्नयन कोण। फिर आगे कहता है 30 के स्थान पर 45 ले लिया गया, यानी कि सूर्य थोड़ा ऊपर आ जाएगा, अप आ जाएगा आपका। अब अगर आप यहाँ लेते हैं उन्नयन इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया आपका। तो इस स्थिति में आपका जो एंगल है वो कितना हो रहा है, 45 डिग्री होने पर टावर की परछाई x मीटर छोटी हो जाती है। सेम सवाल देखिएगा, अब की बार टावर की जो परछाई है ये x मीटर क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि पूरा L है तो ये वाला पहले से x कम है, यानी कि L माइनस क्या हो जाएगा, फिर से देख लीजिएगा, अगर ये पूरी लंबाई L थी तो अब लंबाई हमको x मीटर कम मिल रही है, यानी कि L माइनस x। क्वेश्चन ये है कि अब इस x का मान क्या है, इस x की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में। तो सेम सवाल, आई होप मैं आपको SW दे सकता हूं, आंसर बता सकता हूं, ट्राई करिएगा, उसी पैटर्न में आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। आंसर है 50√3-1 मीटर। चलिए चौथे सवाल पर आते हैं, अगले क्वेश्चन में। हवा के वेग से, ठीक है, वृक्ष के ऊपर का भाग टूटकर पृथ्वी पर गिर गया। चलिए हमने एक पेड़ बनाया, लंबा चौड़ा पेड़ ले लिया मित्रों, उस पर हमने थोड़ी सी डिजाइनिंग बना ली है। क्वेश्चन है हवा के वेग से वृक्ष के ऊपर का भाग टूट गया, हमने इस पर हवा भी चला दिया। अब ये क्या हुआ, ऊपर से यहाँ कहीं मान लिया मैंने ब्रेक कर, यहाँ से टूट गया, ठीक है। और टूटने के बाद क्या हुआ उसकी कहानी भी सुनिए। वो पृथ्वी पर जा लगा, पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये देखिएगा, ये इस तरीके से ऐसे गिरा पेड़ आराम से, और यहाँ पर उसका जो ये भाग है ये जमीन से कितने डिग्री का कोण बना रहा था, 30 डिग्री का, ठीक है। फिर आगे कहता है वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी, इस वृक्ष के जड़ से इस बिंदु की जब दूरी मेजर की गई तो क्या पाया गया, लिखा है कि जहां उसका शिखर पृथ्वी को छूता है वो 10 मीटर पाया जाता है। कितना मीटर पाया जाता है, 10 मीटर पाया जाता है। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई क्या थी। ये बोर्ड के लिए भी काफी अच्छा क्वेश्चन अपने आप में। अगर मैं यहाँ नामकरण कर दूं ABC, तो मेरे हिसाब से वृक्ष की ऊंचाई, आपके हिसाब से वृक्ष की ऊंचाई क्या होनी चाहिए, तो जवाब हो जाएगा सर जी AC के बराबर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, A से कहां तक, C तक, जिसको लिख सकते हैं AB प्लस BC। क्या लिख सकते हैं हम, AB प्लस BC, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, AB और BC अगर हम पता कर ले तो आराम से कैलकुलेशन हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए AB BC कैसे निकलेगा। हमारे पास ये जो पॉइंट था यही तो उधर गिरा हुआ, ध्यान से देखिएगा, यही चीज उस तरफ गिरी हुई है। ये पॉइंट C यहाँ लगा दीजिए, यही C है। तो अब हमको AB और BC का मान चाहिए, ये और ये जोड़ दीजिए, पेड़ को खड़ा कर दीजिए, जहां था वहीं पर पहुंच जाएगा। तो बस AB और BC बताना है, ये आ जाए तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए ट्राई करते हैं मित्रों। ये तो आपको याद ही हो गया होगा, ये भी मैंने मिटा दिया क्योंकि अब इसकी कोई जरूरत मुझे नहीं लगता है, ठीक है। आइए जरा देखते हैं, इस त्रिभुज में आते हैं और लिख रहे हैं त्रिभुज ABC। एक ही त्रिभुज ही है, ABC में दो चीजें मुझे चाहिए, एक तो मुझे AB चाहिए, तो देखिएगा AB के लिए सबसे बढ़िया हो जाएगा हम tan थीटा लगा दें। मैंने कहा tan थीटा बराबर या tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब का मतलब AB, आधार का मतलब कितना हो जाएगा 10। इसमें आधार ही हमको पता है, इसलिए आधार से फिर मदद ले लेंगे अगली बार। आधार पता है, ये भी हमको पता करना है, ये सेक्शन जो मैं कलर्ड कर रहा हूँ। तो आधार और कर्ण में संबंध कॉज से भी मिल सकता है, cos 30 बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, यानी कि 10 बटा क्या हो जाएगा BC। अब आगे आप फिलअप कर दीजिए,
tan 30 का मान 1/√3, आगे AB बाई 10, इस 10 को यहाँ पहुंचा दीजिए, AB की वैल्यू हो गई 10/√3। यहाँ आ गए cos 30 √3/2, यहाँ 10 क्या हो जाएगा BC, तो BC बराबर हमारा हो जाएगा 20/√3, 10 दूना 20, नीचे √3 आ जाएगा। तो हमें AB भी मिल गया, BC भी मिल गया। अब पेड़ की ऊंचाई देखिएगा जरा ध्यान से मित्रों, पेड़ की ऊंचाई अगर कोई पूछ रहा है तो बहुत ही आराम से AC बराबर क्या हो जाएगा AB प्लस BC। अब बोलिए जरा AB का मान कितना 10/√3 और BC का मान 20/√3, तो 20 और 30 10 30, नीचे √3 पर मेकरण कर दिया, यानी कि रेशनलाइजेशन कर दिया, ये पूरा 3 बनेगा, जिसे काटकर 10√3 हो जाएगा। एक आंसर ये है। और अगर मजा ना आए तो 1.73 से मल्टीप्लाई 17.3 मीटर, 1.73 किसकी वैल्यू है मित्रों, √3। बड़े ही आराम से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस पूरा प्रैक्टिस का चैप्टर है मित्रों, और मैंने तो एक ही चीज सीखा कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट है तो खैर एक ही त्रिभुज है, छोटे मोटे सवाल, लेकिन 95% क्वेश्चन में एक ही अप्रोच है कि आप त्रिभुज खोजें, उस त्रिभुज में आप सवाल उस त्रिभुज, पूरे त्रिभुज में 2 त्रिभुज खोजें, दोनों त्रिभुजों पर आप tan के नियम लगा दें, ज्यादातर सवाल सॉल्व हो जाते हैं, मैक्सिमम टाइम में इजिली सॉल्व हो जाते हैं। तो ध्यान देते रहेंगे आप, अभी लगातार ये सारी चीजें पाएंगे ही देखने में। किसी मीनार के पाद से, ठीक है, यानी कि फुट से, कोई मीनार हो उसके पैर से, ये यहाँ से, ठीक है, क्रमशः 5 मीटर एवं 20 मीटर क्षैतिज पर स्थित बिंदुओं से मीनार का उन्नयन कोण कोटिपूरक है। चलिए जरा, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया A, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया B, यहाँ से इसका उन्नयन कोण लिया, फिर यहीं से इसका उन्नयन कोण लिया, और इसने बोला अगर ये मान लेते हैं अपने मन से अल्फा बीटा, तो इसने बोला कोटिपूरक है एंगल, यानी कि अल्फा और बीटा को आप जोड़ने पर कितना डिग्री पा सकते हैं, जवाब है 90 डिग्री। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे कि अगर ऐसा है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, मीनार की ऊंचाई क्या होगी, जिसमें ये पहला पॉइंट यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, तो दूसरा जो है वो यहाँ से कितने मीटर की दूरी पर है, 20 मीटर की। ठीक है, इसके पैर से उन बिंदुओं की दूरी, एक बार दूरी 5 मीटर और दूसरी हमारी 20 मीटर है। ठीक है, काफी बढ़िया क्वेश्चन। बहुत बुकों में इसको मित्रों कोटिपूरक लिखने के नाते एक लोग 30 और दूसरा 60 मान लेते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल हमको पता होते हैं, पर मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना ही लिख रहा हूँ कि हमको मालूम है अल्फा और बीटा का मान कितने के बराबर है, अंडरलाइन करिएगा 90। ठीक है, अब जैसा मैंने आपको सिखाया वही काम करना है। आप यहाँ पर C और D नाम बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पर देखिएगा ACD, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ACD में आगे क्या लिख देंगे, tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, लंब यानी कि ऊंचाई बटा आधार, आधार का मतलब सिर्फ एक त्रिभुज देखना मित्रों, h बटा क्या हो जाएगा 5। ठीक है, दूसरा देखिए त्रिभुज BCD, यहाँ लगा है त्रिभुज BCD में, यहाँ पर एंगल कितना हो गया, tan बीटा, tan बीटा। अब ये डायग्राम थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और उधर ध्यान दीजिए, tan बीटा बराबर लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार, यानी कि h बाई क्या हो जाएगा 20। ठीक है, अब इस स्थिति में इन दोनों को सॉल्व करना है, लेकिन देखिए यहाँ अल्फा है, यहाँ पर क्या है बीटा, वापस जाकर देखिए अल्फा बीटा में इनको पूरा अल्फा में बदला जा सकता है, कैसे, यहाँ से देखिए बीटा बराबर क्या लिखा जा सकता है, जवाब है 90 माइनस अल्फा। तो मैंने यहाँ पर अभी वही यूज कर लिया, 90 माइनस अल्फा बराबर h बाई 20। tan 90 माइनस अल्फा या थीटा कॉट थीटा या कॉट अल्फा कहलाता है। और भी अगले स्टेप में मैं बोलूंगा कि सर यहाँ पर ध्यान दीजिए, कॉट को हम लोग क्या लिखते आए हैं 1/tan, तो अच्छी चीजें कुछ दिख रही हैं अगर आपने ध्यान दिया हो। इधर देखिएगा यहाँ tan दिख रहा है, यहाँ 1/tan दिख रहा है, अगर इनको साइड बाई साइड मल्टीप्लाई कर दे तो ये tan बड़े ही आराम से कट जाएगा और आराम से हमको h की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिएगा मैंने क्या लिखा, 1 तथा 2 का गुणा करने पर, 1 तथा 2 का गुणा यानी कि मल्टीप्लाई साइड बाई साइड, गुणा करने पर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका tan अल्फा इंटू 1 बाई क्या
tan अल्फा, उधर देखिए क्या हो जाएगा h/5 इंटू h/20, tan से tan क्या हो गया कट गया, h का स्क्वायर बाई 20 पंजे क्या हो जाएगा 100, h बराबर आ जाएगा h स्क्वायर बराबर 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, h बराबर क्या आ गया 10 मीटर। तो कितने आराम से देखिए मैंने निकाल लिया, इस बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है मित्रों 10 मीटर के बराबर। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें बड़े अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आज हम ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चंस लगा रहे हैं और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल मजा आ रहा होगा। अब इसके बाद के सवाल थोड़े लॉन्ग और भी होने वाले हैं, तो जहां लॉन्ग आएगा मैं सॉल्व करने के बाद एक बार रुकूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि बाद में जब कभी आप अकेले पढ़ रहे हो और आपको प्रॉब्लम हो तो आप उन सॉल्यूशंस को इजीली देखकर समझ सकें। हाइट एंड डिस्टेंस एक आसान टॉपिक है, मेरे हिसाब से बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक बार इस पूरे वीडियोस को देख लें मित्रों और उसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको सबसे पसंदीदा ये टॉपिक लगेगा। मुझे खुद ये बहुत सबसे ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिकल पोर्शन में सबसे ज्यादा अगर कोई टॉपिक पसंद है तो यही है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, नदी के 25 मीटर पुल पर। अब आप ऐसे पुल बनाए वैसे पुल बनाए, मैंने क्या किया अभी फिलहाल ऊंचाई दिखाने के नाते ये पुल यहाँ पर दिखा दिए कि हम पुल पर हैं, चलिए यहाँ पर हमने बैठ गए हैं। सामने हमारे क्या है, इस तरीके से एक नदी है जो बह रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा, नदी के 25 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अनुमान कोण 45 डिग्री। चलिए एक नाव अब यहाँ बना लिया जाए, डगर डगर डोले रे नैया। ठीक है, बना लिया, इसका अनुमान कोण मतलब ऊपर से क्या देखा नीचे। ठीक है, गाना आपने काफी सुना होगा, नाव पर बहुत सारे गाने हैं, माझी नैया डोली किनारा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितने का अनुमान कोण है, इस समय दिया हुआ है हमको कि 45 डिग्री, 45 डिग्री यहाँ पर पाया गया, तो यही 45 यहाँ भी लिख लिया जाएगा। फिर क्या हुआ आगे की कहानी में, फिर लिखता है यदि नाव की चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ये नाव चल रही है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी स्पीड यानी कि चाल है या स्पीड है, अंग्रेजी में हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब कहता है तो नाव की नदी के पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, यानी कि अभी तक मैं अनक्लियर था कि ये नाव वाला इधर आएगा या उधर जाएगा, अब क्लियर है, इसे मेरी ही तरफ आना है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने देर में यहाँ तक ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा चाल तो पता ही है, समय जानना है कितना टाइम इसको लगने वाला आने में। आप सभी जानते हैं संबंध, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, हिंदी में दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो मुझे क्या चाहिए, ये दूरी चाहिए। अगर ये दूरी मुझे मिल जाए तो मैं बड़े ही आराम से सवाल को सॉल्व कर सकता हूँ। अगर कोई मुझे दूरी बता दे तो मैं इजीली इस क्वेश्चन को निकाल सकता हूँ। ये नदी का जो पुल है इसकी ऊंचाई हमारे पास है 25 मीटर। ठीक है, तो दूरी मिल जाए तो हम समय निकाल सकते हैं किस सूत्र से, दूरी बराबर चाल गुणे समय। थोड़ा सा इसमें मात्रक का ख्याल करिएगा, यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि यहाँ कोई बात है बस और फिर लास्ट में कुछ आंसर हमारा प्रॉब्लम में आ जाता है। तो इसी से बचने के लिए थोड़ा केयर करिएगा मात्रकों का, ये मीटर उधर क्या है किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए फिलहाल पहला काम ट्रिग्नोमेट्री लगाएं और कहें सर जी tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार 25 बटा क्या लिखते हैं दूरी। अब इस दूरी का नाम हम L लेते हैं तो L हो जाएगा। ठीक है, tan 45 का मान आप जानते हैं 1 होता है, तो 1 गुणे L यानी कि L की वैल्यू मिल जाएगी हमको कितनी 25 मीटर। अब यहाँ पर हम L को ही तो दूरी बोल रहे हैं और दूरी बराबर क्या हो जाता है हमारा चाल गुणे समय। ठीक है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो बोलिएगा जरा चाल कितनी है, ये मीटर में है, मैं फिर अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है और आगे हमको समय निकालना है कितने देर में यहाँ तक के पहुंच जाएगा। तो थोड़ा सा एहसान कीजिए सवाल पर और इसमें चेंजअप करिए। बोलिए जरा ये मीटर है तो ये भी मीटर कर लें, 1 किलोमीटर है, किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे 1000 मीटर, बटे में आ जाइए घंटे लगे हुए हैं, घंटे को मिनट में ही बदल लें, इंटू टी बराबर क्या लगा दिया है 25 मीटर। तो मीटर से मीटर कटा, 25 ने निमंत्रण दे दिया, 25 चौक का 100 40 हो गया, ये कट गया, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 3 से काट दीजिए, 3 त्रिक्का ठीक है 3 त्रिक्का 9। तो हमारे पास कुल मिला जुला कर इधर देखिएगा टी बराबर कितना हो जाएगा,
ये हो गया आपका 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 1 बाई कितना 6। आगे क्या लगा देंगे मिनट। अब इसको अगर सेकंड में कोई निकालना चाहे तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं मित्रों 60 सेकंड। 6 से काट दीजिए, 6 दहा में 60 सेकंड। इजीली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, त्रिकोणमिति का नियम लगाया, tan बराबर लंब बटा आधार। इसकी सहायता से दूरी पता कर ली। जब दूरी आ गया हमारे पास तो दूरी बराबर चाल गुणे समय लगाया। मात्रक का थोड़ा ख्याल किया, दोनों तरफ इधर किलोमीटर उधर मीटर, तो किलोमीटर को मीटर में बदला, घंटे को मिनट में बदल दिया, काट छांट कर ली। काटने छांटने के बाद हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास एक t बराबर 1/6 मिनट आ रहा था। इस मिनट को सेकंड में बदल दिया, आंसर हो गया हमारा 10 सेकंड। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको आराम से समझ में आ गया। ये एक जबरदस्त चैप्टर है मित्रों, और कम से कम मैं कहूंगा कि 2 वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस लगेंगे, तब जाकर ये टॉपिक खत्म की जा सकती है, क्योंकि ऊंचाई पूरी बहुत ही दिलचस्प शेड्यूल है, और मैं अगर क्वेश्चंस कम करवाऊं तो मजा नहीं आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 40 मीटर, ठीक है, ऊंचे स्तंभ पर, ठीक है, स्तंभ का मतलब चबूतरे पर, ठीक है, ये कितना है 40 मीटर है। डायग्राम पर ध्यान दीजिएगा। स्तंभ पर 20 मीटर ऊंचा झंडा लग गया है, तो चलिए हमने झंडा भी लगा दिया 20 मीटर ऊंचा, ठीक है। अब इसके बाद इससे मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये झंडा जो है कितने मीटर का है 20 मीटर का है। आगे क्या लिख दिया है इसने क्वेश्चन में, आगे क्या लिख दिया है, स्तंभ के आधार से 40 मीटर दूरी पर, स्तंभ के आधार से 40 मीटर दूरी पर, कितनी दूरी पर 40 मीटर दूरी पर। इजी क्वेश्चन है हमारे लिए। झंडा किसी बिंदु पर झंडा अल्फा कोण बनाता है। देखिएगा अब अंडरलाइन करने वाली बात हो गई, झंडा अल्फा कोण बनाता है तो अल्फा का मान क्या होगा। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिएगा झंडा कोण बना रहा है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये झंडे का निचली सिरा और ये झंडे का ऊपरी सिरा, ये हो गया आंतरिक कोण। ये कितने का एंगल बना रहा है अल्फा, और यही पूछ रहा है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी। अब इस सवाल में ना तो मेरे पास ये एंगल बिल्कुल नहीं दिया गया, नीचे वाला एंगल मेरे पास बिल्कुल नहीं है, इस एंगल को हम फिलहाल थीटा मान लेते हैं, पर मुझे थीटा नहीं निकालना इस सवाल में, हमें क्या निकालना है अल्फा का मान। तो चलिए तैयारी करते हैं, और सबसे पहले ध्यान देते हैं 2 समकोणीय त्रिभुजों पर। सबसे पहले आप चौतरे तक ही देखिए, ए बी और सी को, तो ये हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, यानी कि हो जाएगा 40/40। ये काट दीजिए 1 आ जाएगा, और आपको थीटा मिल जाएगा कितने डिग्री के बराबर, तो जवाब है 45 डिग्री। अब इसके आगे बढ़ते हैं, फिर कहेंगे सर त्रिभुज थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, डी कर दीजिए, और अगर ये कंफ्यूजन कर रहा है तो थोड़ी देर के लिए ऐसे हटा दीजिए, इस लाइन को थोड़ी देर के लिए गैप कर दीजिए, डॉटेड कर दीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। अब ये जब आप लाइन हटा देंगे तो टोटल बड़ा वाला त्रिभुज दिखेगा ए बी डी, ये वाला ए बी और डी, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज दिखेगा। इसमें 2 एंगल है आपके पास, मिलकर हो जाएंगे थीटा प्लस अल्फा, tan थीटा प्लस अल्फा बराबर लगा देंगे लंब बटा आधार, तो लंब पूरा का पूरा हो जाएगा 20 धन 40, और आधार आपका कितने के बराबर है 40। अब यहाँ पर देखिएगा समस्या ये आ गई है कि हमें tan थीटा की वैल्यू 1 पता है या 45 डिग्री पता है, तो हम वो भी लगा सकते हैं, और नहीं तो फिर इसकी वैल्यू भी उठाकर रख सकते हैं। तो देखिए 2 विकल्प हैं आपके पास। यहाँ पर अगर हमने अभी पीछे वाला टॉपिक ना पढ़ा हो और अगर याद ना हो तो ये फॉर्मूला याद कर लें, tan a प्लस b, ये अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन में 1 माइनस tan अल्फा और tan बीटा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए इसी तरीके से, इधर देखिए क्या हो जाएगा आपका tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, उस तरफ हमारा 60 बटा कितना आ रहा है 40, तो 20 दूना 60, 20 दूना 60, ठीक है, 20 दूना 40 और 20 तिहाई 60, यानी कि 3/2। इधर वापस देख लीजिएगा, ये एंगल ना निकालिए, यहाँ पर आप कह सकते हैं सर tan थीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 प्लस tan अल्फा, नीचे 1 माइनस, यहाँ भी 1 लिख दिया तो आगे
tan अल्फा बराबर 3/2। अब इनका क्रॉस गुणा कर कर आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो याद आएगा 2 प्लस tan अल्फा बराबर आगे लिख सकते हैं 3 - 3 tan अल्फा। अब ये 3 इधर ले आइए, 3 इस tan अल्फा के साथ 3 2 का गुणा हमने किया था यहाँ पर, तो हमारा आया था 2 + 2 tan अल्फा। तो 3 और 2 मिलकर क्या हो जाएगा 5 tan अल्फा। इसको उधर भेज देंगे, 3 में से 2 गया 1, तो हमारा आंसर हो गया tan अल्फा बराबर 1/5। आंसर इतना भी दे सकता है, पर ये किस कोण पर होता है इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारे एग्जामिनेशन सेंटर में अवेलेबल नहीं कराया जाता। हमें कुछ बेसिक कोण याद कराए जाते हैं 30, 45, 60, 0, 90। तो अब ये बता पाना तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए वहां पर ऑप्शन में लिखा रहेगा tan अल्फा बराबर 3/2, tan अल्फा बराबर 4/3, tan अल्फा बराबर 1/5। उस पर आप टिक कर लेंगे। और अगर बहुत ही ज्यादा हटकर बनाया होगा ऑप्शन तो इसको भी सीख लीजिए। इस tan को यहाँ से हटा देते हैं और आंसर दे देते हैं अल्फा बराबर tan इनवर्स 1/5। तो ये हो गया आपका आंसर। ये दोनों में से किसी भी तरीके से आंसर दिया जा सकता है। अगर इनवर्स लगाओ तो यहाँ से भी खेल सीख गया होगा आपने, इसको लगा के इधर भी भेज दिया जाता है। कई बार बुक्स में ऐसे लिखता है कि स्पर्जा का मान, ये भी सुन लीजिएगा, नहीं तो कई किताबें पढ़कर आप कंफ्यूज होंगे। स्पर्जा का मान 1/3, ठीक है। तो इसका मतलब नॉर्मली होता है, इस सेंटेंस का मतलब कि tan थीटा बराबर कितने के है 1/3, ठीक है। कई बार क्वेश्चंस में आता, मैं फिर से अंडरलाइन कर रहा मित्रों, पॉलिटेक्निक में कई बार ऐसे सवाल छोटे मोटे पूछे गए कि बताया किसी बिंदु से स्पर्जा का मान 4/3 है। अब बच्चा बड़ा परेशान, स्पर्जा क्या है, ठीक है। तो स्पर्जा टेंजेंट को ही, यानी कि टेंजेंट का मतलब tan थीटा को ही कहते हैं, इसीलिए उसको हटाकर स्पर्जा को tan थीटा लिखिए और मान तो आपके पास 1/3 दिया ही हुआ है, उसको पुट कर दीजिए, काम आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने आपसे बोला कि ये चैप्टर एटलीस्ट 2 वीडियोस वाला है, इसमें जितने ही आप क्वेश्चंस देखेंगे लगाते हुए मुझे उतना ही जबरदस्त सीखेंगे इसको और उतना ही आपको मजा भी आएगा, ठीक है। तो लगाएं, प्रैक्टिस करें इन सवालों की, आपको मजा जरूर आने वाला है। चलिए क्या लिखा हुआ अगला क्वेश्चन हमारा, किसी पृथ्वी से 1500 मीटर ऊंचाई पर क्षैतिज दिशा में उड़ते हुए एक वायुयान, ठीक है, एक हवाई जहाज है। अभी मैं यहाँ पर उसका डायग्राम तो नहीं बना रहा हूँ, इसके पीछे कारण ये है कि मुझे ये नहीं पता हवाई जहाज दाएं जाएगा या हवाई जहाज बाएं जाएगा। तो लेकिन यहाँ से मैं जमीन बना ले रहा हूँ, जहां पर क्या लिख दे रहा हूँ कि सर ये हाइट जो है हमारी वो 1500 मीटर है, ठीक है। तो एक हवाई जहाज है जो 1500 मीटर ऊंचाई पर है, उड़ते हुए वायुयान को भूतल के किसी बिंदु से देखा गया, जमीन पर कहीं से भी, आपका मन करे इस तरफ बना ले, आपका मन करे उस तरफ बना ले। पॉइंट आगे समझना ये होगा कि ये वायुयान किधर जा रहा है, तो पहले समझिए, पहला पॉइंट बनाइए तभी क्लियर होगा। इसने लिखा कि भूतल के किसी बिंदु से देखा गया और उन्नयन कोण 45 डिग्री मिला, ठीक है। वायुयान का आपने उन्नयन कोण ले लिया और ये उन्नयन कोण कितना हो गया 45। मैं इतना ही नहीं रुककर अगर चाहूं तो यहीं पर थोड़ा सा स्टेप बढ़ा लूं और यहाँ पर x लिखकर पहले यही फाइंड कर लूं, लिख दिया जाए tan 45 डिग्री बराबर। तो अब आप समझदार हो गए, लंब बटा क्या हो जाएगा आधार 1500/x, आप फट से निकाल लेंगे इधर 1 × x बराबर कितना 1500, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा आपका 1500। ये फर्स्ट स्टेप हो। आगे चलिए, फिर कहता है कि किसी बिंदु से देखा गया और उन्नयन कोण 45 का, फिर 5 सेकंड पश्चात ये 60 हो गया। अब इसका सेंस क्लियर कर रहा है कि कोण बढ़ रहा है, कोण कब बढ़ सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हवाई जहाज हम इस तरफ बढ़ा दें तो ये कोण आप खुद देख सकते हैं क्या होगा, 45 से क्या आएगा, ये मुंह देख रहे हैं, कम आएगा। और अगर मैं इस तरफ ले लूं, ठीक है, यहाँ कहीं ले लूं, अब अगर मैं यहाँ बनाऊं तो हमारा एंगल क्या होगा, बढ़ आएगा, यानी कि हवाई जहाज किधर जा रहा है, उस तरफ जा रहा है। यहाँ से क्लियर हो जाएगा। एक प्रैक्टिकल थोड़ा सा कर लेंगे मित्रों, 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। बहुत बच्चों को यही चीजें कंफ्यूज करती है कि हमें किधर लेकर जाना है। तो क्लियर है, हवाई जहाज मैंने बना लिया है, हवाई जहाज का मुंह भी बना दिया मैंने, और ये हो गया हमारा हवाई जहाज की स्थिति, ठीक है। ये अब कितने डिग्री का हो जाएगा, पहले 45 का है और बाद में एंगल कितने डिग्री का बताया गया, 60 डिग्री का। अब ये देखिए, ये स्थिति हमको कितने देर बाद मिल रही, t बराबर कितना 5 सेकंड बाद, ऐसा हो रहा है, ठीक है।
अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है हमसे कि वायुयान का वेग मीटर पर सेकंड में क्या होगा। इस वायुयान का जो वेग है, स्पीड है, वो मीटर पर सेकंड में क्या होगा। ठीक है, तो चलिए जरा यहां से भी हमने डॉटेड लाइन जोड़ दिया। एक तो हमने पहले ही खत्म कर दिया था कहानी ट्रायंगल वाली, ए बी सी हमने पहले ही खत्म कर दिया। तो अब देखिएगा यहाँ बी लिखा, सी लिखा, डी लिखा। अब ये एंगल टोटल पूरा देखिए कितना 60 डिग्री, तो बोलेंगे tan 60 बराबर लंब। अब ये 1500 है, तो ये देखिए ये भी ऊंचाई तो उतनी है, क्योंकि ये यहाँ पर साफ लिखा वायुयान कैसा क्षैतिज उड़ रहा है, सीधा उड़ रहा है। तो ये हाइट और ये हाइट सेम, यानी कि 1500। और नीचे आधार का काम कौन कर रहा है, तो आप ध्यान दे सकते हैं इस समय कौन कर रहा है, बीसी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा मैं x के जगह नाम लिख देना थोड़ा पसंद करूंगा, नहीं तो आगे चलकर आपके लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो मैंने ए बी लिख दिया जानबूझकर, ताकि आपको समस्या ना आए। ठीक है, तो 1500 और नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास बीसी। tan 60 का मतलब √3 से होता है, लगा दिया हमने और बराबर लिखा बीसी बराबर जगह इनकी बदली 1500 के नीचे हमने √3 लगा दिया और फिर से इसका परिमेयकरण कर दिया। अब ये 3 बन जाएगा, 3 से काटेंगे 3 × 5 = 15 आ जाएगा, तो 500 √3 मीटर ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा पूरी कहानी में ट्विस्ट क्या है। हमको BC मालूम है और हमको AB मालूम है। अब ध्यान से देखिएगा, हमको AB मालूम है, डायग्राम देखिएगा, और हमको BC मालूम है। सवाल ये पूछ रहा है कि इस वायुयान की चाल क्या है। तो देखिएगा 5 सेकंड में हवाई जहाज कितना चला, जरा ऊपर देखिएगा, शेडिंग करिएगा ये। और अगर वही चीज आप नीचे देख रहे हो ध्यान से, तो ऐसे चलेगा, ये बिल्कुल नीचे आ जाइए, ये पोर्शन देख लीजिएगा, ये भी सेम। इसका मतलब 5 सेकंड में वायुयान द्वारा चली दूरी, वायुयान द्वारा चली दूरी अगर पूछी जाए, तो आप कह सकते हैं कि सर ये दूरी कितने के बराबर हो जाएगी, CD के, और ये CD कितने के बराबर हो जाएगा, तो जवाब होगा सर AC के। और फिर वापस आएंगे, कहेंगे दूरी बराबर क्या होती है। तो देखिए समय आपके पास है, यहाँ गौर करिएगा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल। यहाँ चाल का मतलब वायुयान की चाल गुणे समय मतलब T बराबर AC। अब यहाँ देखिए ये AC पाने के लिए आप क्या करेंगे, केवल इतना मान जाने के लिए क्या करेंगे, AB में से क्या कर लीजिए, इस BC को क्या करिए, घटा दीजिए। फिर से देख लीजिए, AB में से इस BC को क्या करिए, घटा दीजिए। AB में से BC को घटा दीजिए। बोलिए वायुयान की चाल जानना है, समय हमको 5 सेकंड दे रखा है, उधर देखिए AB दे रखा है 1500 के बराबर, और BC हमको दे रखा है 500 √3 के बराबर। तो यहाँ पर हमारा V निकल गया 1500, ये सब मीटर में है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या हो गया, 1500 और 500 है, तो 500 कॉमन निकाल लीजिए, 5 × 15 माइनस √3, एक √3 भी कॉमन ले लेंगे तो ये √3 भी गायब, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और नीचे हमारा 5 आ जाएगा, काट देंगे ये 100 आ जाएगा। तो ऊपर मीटर और नीचे समय के नाते सेकंड नीचे चला गया था, तो आंसर आया 100 √3 ब्रैकेट के अंदर √3 - 1 मीटर पर सेकंड। इजीली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है मित्रों, बिना बात के लोग बच जाते हैं यार। यहाँ पर सबसे टर्निंग पॉइंट देखिएगा, 5 सेकंड में ऊपर जितना हवाई जहाज यहाँ चला होगा, ये दूरी आप नीचे भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं, यही चीज निकाल सकते हैं। और इस दूरी के लिए एक चीज और भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि चाल पूछा है, और चाल के लिए हमारे त्रिकोणमिति में कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम वहां पर उसी दूरी के लिए एक बार त्रिकोणमिति की मदद लेंगे, और एक बार आप पीछे पढ़े हुए टॉपिक्स यानी कि दूरी बराबर चाल जुड़े समय, बचपन में आपने पढ़ा होगा, उसका उपयोग कर लेंगे। मात्रक का विशेष ख्याल रखेंगे, कहीं मात्रक गड़बड़ न होने पाए। कभी कभी किलोमीटर मीटर का झोलझाल दे देता है, जैसा कि मैंने पिछले सवाल में भी आपको बताया। ठीक है, तो आज के अंतिम सवाल की तरफ, इसके बाद एक वीडियो हमारा और भी इस ऊंचाई और दूरी पर हम लोग अपलोड करेंगे। देखते रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। पूरा हम लोग जितने वीडियोस कवर करेंगे, मैं आश्वस्त रहिए उतने कम समय में शायद ही उतने वीडियो कोई जल्दी कवर करेगा, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा, आप जानते हैं, जो लोग परिचित हैं, हम लोग काफी मेहनती हैं, जो जब मन में जब साथ लेते हैं कि हमें ये करना है, तो हम लोग करते भी हैं। हमने आपसे वादे किए हैं कि सारे क्रिटिकल टॉपिक्स हम लगभग कवर करेंगे, स्पेशली वो जो कि स्कोरिंग है। और ये भी हो सकता है कि हम 100% तक सिलेबस कवर कर ले जाएं मैथ और फिजिक्स के। बार बार ध्यान दिलाऊं आपको, मैथ और फिजिक्स सारे पोर्शन हम लोग कवर कर ले जाएं। चलिए।
ध्यान देते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, किसी मीनार के शिखर से मीनार के दो विपरीत बिंदु, यहां से देखिएगा एक मीनार है हमारे पास, ठीक है, इस मीनार के दो विपरीत बिंदु, मतलब एक दाएं होगा तो एक बाएं होगा, यानी कि एक नॉर्थ होगा तो एक साउथ होगा, कुछ ऐसा सीन है हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से एक इधर है एक उधर होगा, ठीक है। तो इधर हम कर देते हैं एक पॉइंट यहाँ एक, ठीक है, लगा दिया हमने। अब क्वेश्चन कहता है स्थित बिंदुओं के उन्नयन कोण 30 तथा 45, इन बिंदुओं से अगर इसका उन्नयन कोण ले तो एक से हो सकता है 30 डिग्री आ रहा है, और दूसरे वाले पॉइंट से क्या हो रहा है, अगर हम उन्नयन कोण लेते हैं तो ये कोण हमको कितना मिल रहा है, 45 डिग्री मिल रहा है, ठीक है। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी, यहां से यहां तक के बिंदुओं के बीच की दूरी बताया जा रहा है 100 मीटर के बराबर हो, तो मीनार की ऊंचाई यानी कि हाइट क्या होगी, यानी कि ये h कितने के बराबर होगा। तो काफी आसान मेरे हिसाब से क्वेश्चन है मित्रों। आप इसमें एक इमेजिन कर लीजिए कि अगर ये वैल्यू x है तो कुल वैल्यू कितनी थी, 100 थी, बची दूरी कितनी हो जाएगी, जवाब होगा सर 100 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो उधर अगर x है तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस x। अब इसके बाद आप इसको दो डायग्राम है आपके पास, A है B है, यहाँ बीच में C और D नाम लीजिए, उधर हाथ रखिए और बोलिए लेना ACD में त्रिभुज ACD में क्या होगा, तो जवाब होगा सर tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार यानी कि h बाई क्या हो जाएगा x। तो tan 30 की वैल्यू 1 बाई अंडर रूट 3, h बाई क्या हो जाएगा x, यानी कि h यानी कि x बराबर h अंडर रूट 3, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं इस तरफ आ जाते हैं और नाम ले देते हैं त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में क्या हो जाएगा, हमारे एंगल कितने के बराबर है, 45। तो यहाँ लिखेंगे tan 45 बराबर लंब बटा आधार यानी कि h बटा क्या हो जाएगा 100 माइनस x। tan 45 की वैल्यू 1 है तो इसलिए h बाई क्या हो जाएगा 100 माइनस x, क्रॉस गुणे के बाद 100 माइनस x, और हम x के जगह आप जरा ध्यान से देखिएगा क्या लिख सकते हैं, h अंडर रूट 3 भी लिख सकते हैं। अब इसको उधर भेज दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। तो जवाब होगा सर यहाँ पर 100, इन दोनों में से क्या हो जाएगा हमारा h क्या हो जाएगा, कॉमन अंदर बच जाएगा हमारे पास 1, यहाँ बच जाएगा रूट 3, तो रूट 3 प्लस 1, h बराबर हो जाएगा 100 बटा रूट 3 प्लस 1 इंटू लगाया रूट 3 माइनस 1, रूट 3 माइनस 1, h बराबर हो जाएगा आपका 100 अंडर रूट 3 माइनस 1, और नीचे आ जाइए जरा a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 आएगा, 2 से इसे काट देंगे कितना आ जाएगा 50, आंसर हो जाएगा 50 अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर, जो कि आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ये एक जबरदस्त टॉपिक है मित्रों, मेरी बातों को थोड़ा केयर करिएगा, इससे एक बार प्रयास करिए, घर पर लगाइए, कोई दिक्कत हो कमेंट करिए, हम आपको कोऑपरेट करेंगे। व्हाट्सएप नंबर पर भी अपना अप्लाई कराया कर देंगे कि आपको मदद मिल सके जितना से ज्यादा हो सके। एक चीज, जो टॉपिक आज आपने पढ़ा वो कल पर ना छोड़े, क्योंकि मैं इस पर आपको बहुत ही अच्छी सी एक कहानी सुनाऊंगा जो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही पसंद आएगा। इसके बाद आप कल पर कोई काम करना शायद बंद कर दें। एक असुर था, वो अमर होना चाहता था, यानी कि वो चाहता था कि वो कभी उसकी मृत्यु ना हो, तो उसने तपस्या किया, शंकर जी का तपस्या किया। पहले भगवान शंकर जी आए, पूछा बस क्या चाहिए, कहा अमर होना चाहता हूँ। कहे भैया ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, अब तो मार पीट के देवता, मेरे बस की बात नहीं है कि मैं आपको अमर कर दूं। फिर उसने विष्णु जी का काफी लंबा तप किया, 15-20 सालों तक। भगवान आए, पूछे क्या चाहिए, बस। फिर उसने कहा अमर होना चाहता हूँ। उन्होंने कहा भैया ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मेरा काम पालन करता है, मैं एज वगैरह निर्धारित नहीं करता, इसके लिए आपको ब्रह्मा जी से संपर्क करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट उनका। जैसे आप मुझसे कहें केमिस्ट्री, तो मैं छोटी मोटी बातें तो कर सकता हूँ लेकिन ज्यादा नहीं। मैथ फिजिक्स पर मैं बातें आपसे इतनी कॉन्फिडेंस और क्लियरिटी के साथ कर सकता हूँ, केमिस्ट्री में बेसिक नॉलेज दे सकता हूँ 9th-10th तक। तो वैसे ही उन्होंने कहा भैया ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, आप ब्रह्मा जी से संपर्क करिए। फिर उस असुर ने बहुत घनघोर तपस्या की, एक टांग पर ओम नमः शिवाय, ओम ब्रह्माय तस्मै, जो भी रहा होगा, काफी समय तक किया और भगवान ब्रह्मा फिर वहां अवतरित हुए। बोले बस क्या चाहिए। इतने दिनों में असुर बड़ा चालाक हो चुका था,
उसने सोचा अगर इनसे भी मैं यही मांगूंगा कि मैं कभी मरूं ना, तो शायद ये भगवान भी इस बात से पलट जाए। उसने उनसे कहा कि हे भगवान, आप मेरे पीठ पर कल लिख दीजिए, टुमारो। बहुत लोगों को शायद समझ में ना आए तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूँ। उनसे उसने कहा कि अपने परमानेंट मार्कर से मेरे पीठ पर कल यानी कि टुमारो, अंडरलाइन कर रहा हूं मित्रों, कल लिखने के लिए उसने कहा, यानी कि टुमारो। ठीक है, कहा बस इतना ही लिख दीजिए और बस काम खत्म है। तो ब्रह्मा जी ने पूछा इतनी घनघोर तपस्या, कुछ अप्सरा मांग लेते या धन वगैरह मांग लेते तो समझ में आता, ये टुमारो लिखने से क्या होगा। कहे भगवान मुझे इसी में प्रसन्नता है, आप ही लिख दें। तो उन्होंने लिख दिया। अब उसकी मृत्यु का दिन एक बार निर्धारित हुआ और उस समय जब उसकी मृत्यु का दिन आया तो बाहर से उसे उसकी जान लेने के लिए यमराज के दूत आए। और जब उन्होंने उससे कहा भैया आज तुम्हारे जाने का दिन है, तो उसने कहा कि भैया ये आपको किसने बताया। कहा ऐसा आपके प्रारब्ध में यानी कि पूर्व में लिखा हुआ है कि आज आपको मरना है। उस ससुर ने कहा शायद आपको पता नहीं है कि आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने मेरी पीठ पर क्या लिखा। उन लोगों ने पूछा क्या, उसने घूम कर अपनी पीठ दिखा, उस पर लिखा क्या था कल। ठीक है, उस पर क्या लिखा था कल। तो वो कल पढ़ा, उन लोगों ने कहा भैया इसका मतलब क्या, कल मेरी मृत्यु है। वो चले गए। फिर अगले दिन आए, फिर उन्होंने कहा कि चल भैया आज तो चलेगा। कहा ये किसने कहा। कहा कि आपने ही कहा था, तुमने कहा कि वो तो सही है लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या लिखा। कहा क्या। फिर उसने पीठ घुमाया और दिखाया, उस पर क्या लिखा था कल। और कल देखकर फिर वो लौट गए। इस तरीके से प्रक्रिया बहुत वर्षों तक चली और लोग कहते हैं कि वो असुर अमर हो गया। ये कल की कहानी रही। तो इसीलिए अगर जब हम किसी बात को कल पर छोड़ देते हैं तो काम हमारा कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि डे बाय डे उस पर एक एक परत चढ़ती चली जाती है। आज आप सरलीकरण नहीं पढ़े, कल आपने औसत नहीं पढ़ा, परसों आपने स्टैटिक्स नहीं पढ़ा, तरसों आपने ये नहीं किया, फिर ऐसे करते करते एक मोटी किताब गज जाती है। फिर आपके पास एक ही विकल्प रह जाता है कि भैया अब जाए दो, ये हमारे बस का नहीं है। तो आपकी मर्जी। मैं चाहूंगा तुरंत पढ़ें, तुरंत खत्म करें, कोई वादा न करें। धन्यवाद हमें देखने के लिए। और याद रखे रहिए कि अगर आपका दिल तमन्ना हमारे साथ अच्छी तरीके से जुड़ गया है और आप चाह रहे हैं कि आपके टीचर का भी और भी सारे लोगों से जुड़ाव हो और भी हमारे बहुत सारे मित्र बने, तो कम से कम वीडियो को एक शेयर तो बनता ही है। फेसबुक पर अपने एटलीस्ट एक शेयर करें। और बाकी चीजें इस बात के लिए कि आप इतनी देर तक हमारे साथ पकते रहें और मैंने आपको पकाया और आप अभी मुस्कुरा रहे हैं, तो उसके लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।